नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल में होंगे। और हम जो हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी तक हमने हिस्ट्री की 4th क्लास देख ली है और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। फिर उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था, ठीक है ना। अब हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे के नगरों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, वो भी इसके साथ में पढ़ना चालू कर दीजिए। और आनंद के साथ साथ जैसे कि आप घर में पढ़ते हैं और हर बार आपको बताते हैं, मोबाइल को डिस्प्ले को आप दूर रख दीजिए और अपने हाथ में रजिस्टर और पेन उठा लीजिए। आपको साथ साथ में चीजों को लिखते चलना है। मेरा वादा है कि आप एक बार अगर हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा से आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? अरे बोलिए यस या नो। आप लोग तैयार हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास 3 होने वाली और वैसे जो ऑल ओवर में है हमारी 5th नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। चलिए, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका? चहुंदड़ो के बारे में चर्चा करने वाले। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, ये चहुंदड़ो क्या है? तो देखिए, अभी तक हमने 2 नगर पढ़े, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा, बहुत सी चीजें आपको वहीं से मिली हैं, समाधान भी मिले हैं वहीं पर आपसे। फिर आपने मोहनजोदड़ो के बारे में हमने देखा था कि आपको पता है कि स्नानागार मिला, अन्नागार मिला है, मृतक की मूर्ति भी मिली है, एक दाढ़ी मूछ वाले साधु संत भी मिले हुए हैं, आपको देवता भी मिले हुए हैं, है ना, सब मिले हुए हैं। लेकिन क्या आपको बताओ, क्या उस समय के लोग तैयार नहीं होते होंगे? बताइए, नहाएंगे धोएंगे तो तैयार का होने के पड़ोसी किधर जाएंगे? हाँ, यही याद रखना। आप शादी में जाते हैं तो सब सामान नहीं ले जाते, अपने रिश्तेदारों के पास जाते, ना कि उस व्यक्ति के पास जिसके घर में शादी। अरे बोलिए यस या नो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो यही हम बात करने वाले हैं। हमने 2 नगर देख ली, तो आज हम देखने वाले हैं तीसरा नगर, जिसका नाम क्या है आपका? चहुंदड़ो के बारे में देखने वाले हैं। चहुंदड़ो जो है ये भी आपके सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका? तो आप शांति से लिखते चलिए, कहाँ पर पड़ता है आपका? तो वो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। चहुंदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर इसकी खोज किसने की थी? तो आप लिख लीजिए, इसकी जो खोज है वो किसने की थी आपकी? तो आप बताएंगे एनजी मजूमदार। देखो, मजे में पढ़ते रहिए आप, मजे में पढ़ेंगे तो यानी चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है एनजी मजूमदार। किसने खोज की थी आपकी? एनजी मजूमदार। और अगर एनजी मजूमदार आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उनका पूरा नाम मिलेगा आपको नानी गोपाला मजूमदार। यानी लिख लीजिए आप, क्या बताएंगे हम? तो नानी गोपाला मजूमदार। तो ये नाम आपको इनका याद रखना। क्या नाम है? नानी गोपाला मजूमदार या एनजी मजूमदार के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए, 2 क्षेत्र क्लियर हुए आपको कि आपने बताया कि कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। खोज करता भी पता पड़ गए। अब क्वेश्चन तो ये है, खोज तो इन्होंने की थी, कब की थी? इसका जो समय कब का है वो आप जल्दी से, जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि जो चहुंदड़ो है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि चहुंदड़ो की खोज कब हुई थी आपकी। तो चहुंदड़ो की जो खोज हुई थी वो आप लिख लीजिए 1930-31 ईस्वी में चहुंदड़ो की आपकी खोज हुई। लेकिन देखिए, दोनों का नाम याद रखना है। ये तो खोज करता है, क्या है, कौन है आपके? ये खोज करता है। लेकिन अगर बात आती है आपकी उत्खनन, उत्खनन करता कौन थे? तो उत्खनन करता है, उनका नाम है अर्नेस्ट मैके के द्वारा उत्खनन हुआ था। तो नाम लिख लीजिए आप, अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके ने जो उत्खनन है वो कब किया था? तो वो भी डेट लिख लीजिए आप, 1934 से 1935। तो दोनों डेट आपको बहुत इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना है
कि उत्खननकर्ता अलग होते हैं और आपके खोजकर्ता अलग होते हैं। एक केवल देख कर आए थे, दूसरे ने जाकर खोजा था, वहां पर खुदाई की थी वहां पर, है ना। तो देखिए सिंध प्रांत पाकिस्तान में चहुंदड़ो पड़ता है। अब इन्होंने जब खुदाई की तो उनको क्या क्या मिला, है ना। अब हम बात करने वाले यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, तो चहुंदड़ो से। तो देखिए यहाँ से जो सबसे पहले बात इसकी बात करते हैं तो सभी नगर हैं, तो ये भी लिख लेना आप कि चहुंदड़ो औद्योगिक नगर था। तो ये क्या था आपका, तो आपको याद रखना ये क्या था आपका औद्योगिक औद्योगिक नगर क्या था आपका औद्योगिक नगर, कौन सा था, चहुंदड़ो। फिर बात आती और क्या मिला आपको, जब देखो उद्योग है, उद्योग में किसी न किसी चीज को तो बनाया जाएगा, और बनाया जा रहा था मनके। क्या बनाए जा रहे थे आपके, मन के बनाने का कारखाना हमें यहीं से मिला है। क्या मिला है आपको, मन के बनाने का कारखाना। देखो उद्योग है, इंडस्ट्री क्षेत्र, जैसे आपका इंदौर है, इंदौर में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां, सामान बनता है, ऐसे यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना। याद रखना पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस शहर से मन के बनाने का कारखाना मिला था। तो मन के यानी मन से जो चीजें बनाई गई वो कहाँ बनाई गई, बनाई गई, क्योंकि जहां पर मन है वही उद्योग है। अरे मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो जब आपने मन लगाया उद्योग में तो और मन से क्या होता है, तो उन्होंने क्या, रुको मन तो चलेगा, जब मन के बन रहे हैं, आप पैसे वाले लोग हैं, तो पीतल की इक्का गाड़ी भी यहीं से मिली है। क्या मिली आपको, पीतल की इक्का गाड़ी। याद रखना आप, पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो से ही मिले, सॉरी पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले आपको, चहुंदड़ो से बने। देखो उद्योग है तो मन चलेगा तो पीतल भी आएगा, और पीतल के साथ साथ कुछ ना कुछ लिखोगे, यानी आपको दवात यानी स्याही की दवात के साक्ष्य भी मिलेंगे। यहीं से हमें क्या मिले आपको, स्याही के दवात। देखो पहले ऐसा साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर इंक भी चलती थी उस समय, क्योंकि लिखेंगे तो सही है ना। उद्योग है, कहीं ना कहीं तो हिसाब किताब रखा जाएगा आपका। तो जब आपको पीतल मिल गया, मिल गई, और क्या है, तो और जो है आपको पता है शहर है, तो उधर खूबसूरत है ना, नारियां भी होंगी, तो वो खूबसूरती बढ़ेगी। तो आपको पता है शादी का माहौल है, आप लगा कर जाती हैं, जो महिलाएं हैं वो क्या लगा कर जाती हैं, वो लिपस्टिक लगा के जाती हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं भैया, यानी आज ही नहीं लगा रहे आप लोग, है ना, बहुत पहले से लिपस्टिक लगाते हुए आ रहे हो। अब लिपस्टिक मिलेगी तो एक बात बताओ आप, ऐसा ना हो जाए कि लिपस्टिक और कहीं लग जाए, हाँ तो लिपस्टिक लगाओगे तो देखोगे काय आईना, तो आईने के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, तो लिख लेना तांबे के, लिख लीजिए क्या लिखेंगे अपन, तांबे की डिजाइन के दर्पण के साक्ष्य। तो देखो दर्पण भी मिले आपको, चेहरा देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हाँ या ना। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कैसा तांबे का बनाया जाता था, तो देखो अपन बात करते हैं उस समय कैसा दर्पण हुआ करते थे। तो देखो पहले आपने ऐना देखे थे आपने, है ना, जिनको हाथ में पकड़ा जाता था, ऐसे बनाए जाते थे भैया, ना। और आपको पता है जैसे छोटे बीच में क्या लगा रहता था, ये तो तांबे की परत थी, बीच में लगा रहता था दर्पण, है ना, अरे बोलो यस। तो इसमें ये तांबे की परत बनी रहती थी, ये बीच में आपका रहता क्या, दर्पण बना रहता था। इसमें आप अपना क्या देखते थे, खूबसूरत चेहरा देखते थे। ये यहाँ से क्या लगा रहता था इसमें, ये दर्पण हुआ करता था, ये पकड़ने के लिए आप, हाँ या ना। तो ये तांबे की परत लगी रहती थी, इस पर तांबे की क्या बनी रहती थी, परत चढ़ी रहती। अब देखिए आपने इतना देख लिया है कि लिपस्टिक लगा ली आपने, है ना, दर्पण में भी देख लिया है, और क्या इच्छा होगी बताओ, और भी तो कोई ना कोई इच्छा होगी कि नहीं होगी। तो आप कहोगे कि सर लिपस्टिक लगा ली, देख भी लिया, अब बालों का क्या किया जाए, तो बाल भी तो सही किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे,
तो लिख लीजिए आप, हाथी दांत से बने हुए कंघी के साक्ष्य मिले हैं, यानी हाथी दांत से बने हुए कंघी के साक्ष्य। इतना है, हाँ या ना। अब आप कहोगे सर कंघी भी बाल माल सही हो गए, अब बताइए जो महिलाएं हैं लिपस्टिक लगवाने पार्लर गई हैं, तो बताओ उनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चे रोएंगे कि नहीं रोएंगे? ये रोएंगे ही रोएंगे। तो अब उनको मेले में गए तो कुछ तो दिलाना पड़ेगा, तो हाथी दांत से बने हुए खिलौने, याद रखना, यानी हाथी का खिलौना भी बना मिले साथ से, यानी हाथी दांत से हाथी के खिलौने, हाथी के बने हुए खिलौने, याद रखना आपको, खिलौना, ये भी आपको यहीं से प्राप्त है। अब जब आपको खिलौना मिल चुका है तो और क्या मिलेगा यहाँ से? ये तो आपने दर्पण भी देख लिया है, कंघे भी देख लिया आपने, है ना, लिपस्टिक भी देख ली, हाथी दांत से बने हुए खिलौने भी मिल गए आपको, और क्या चाहिए आपको? तो लिखना, बहुत इंपोर्टेंट करके लिखना। यह एकमात्र ऐसा नगर था जहां से आपको किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लिख लीजिए आप, इंपोर्टेंट करके लिख लेना। यह एकमात्र ऐसा नगर था, कैसा था? तो लिख लीजिए आप, यह एकमात्र नगर जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। याद रखना आपको, ऐसा कौन सा नगर था जहां से हमें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो वो कौन सा नगर है आपका? चहुंदड़ो है। और उसकी क्या विशेषता है? तो याद रखना है, चहुंदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहा जाता था। अब बताओ ब्यूटी पार्लर होगा कि नहीं होगा? इतनी सारी चीजें आपको मिल गई हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है, ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? आपका ब्यूटी पार्लर कहा जाता था। तो लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर किसको कहते थे? इसको हम क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर। सिंधु घाटी सभ्यता के ब्यूटी पार्लर किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे चहुंदड़ो को कहा जाता है। अब एक बार मेरे साथ आपको रिपीट करना है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? चहुंदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी चीजें देखी? सबसे पहले आपको मैंने विचारा था चहुंदड़ो। चहुंदड़ो नाम आया, नगर आया, तो चहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे चहुंदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको मैंने फिर विचार आएगा कि बताया किसने था? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में चौंदड़ो। ऐसा बताने वाले थे कौन आपसे? जो मजे में बैठे हुए थे, मजे ले रहे थे तरीके से, इसीलिए उनका क्या नाम है? मजूमदार। मजे कब ले रहे थे? वो 1930-31 में। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अकेले मजे क्यों, दूसरे को भेज दिया उन्होंने। तो खोज करने पहुंच गए तभी आप कौन? अर्नेस्ट मैके। यानी कौन करेगा? मैंने तो, जिन्होंने मजूमदार ने तो मजे ले लिया, मैं कब मजे लूंगा? तो मैंने कहा अर्नेस्ट से। अर्नेस्ट जाकर पहुंच का 1934-35, उन्होंने उधर खुदाई की। जब खुदाई की तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये तो यार बहुत बड़े बड़े घर मकान बने हुए हैं, फैक्ट्री वगैरह डली हैं आपकी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चौंदड़ो आपका एक औद्योगिक केंद्र था। ठीक है ना, जब उद्योग है तो वहां पर कोई ना कोई आपके सामान बनाया जाएगा। तो सबसे पहले कारखाने किसके मिले हमें? मन के बनाने का कारखाना मिला। दूसरा, पीतल की इक्का गाड़ी भी यहीं से मिली। तीसरा, स्याही के क्या मिले आपको? दवात के साक्ष्य भी यहीं से मिले। फिर लिपस्टिक के साक्ष्य भी आपको यहीं से मिले हैं। फिर आपको तांबे की, देखो स्याही मिल गई है, स्याही से आया लिपस्टिक, लिपस्टिक से बने आपका लिपस्टिक लगाएंगे तो दर्पण में देख के बनाए, यानी तांबे के दर्पण के साक्ष्य मिले। जब लिपस्टिक लगाएंगे, दर्पण मिल गया, तो बाल भी साफ करेंगे, यानी हाथी के कंघी के दांत मिले। फिर आपके जो बच्चे रोएंगे उनके लिए खिलौने भी मिले हुए हैं। जब खिलौने मिले हैं तो फिर आपने कहा दिया यहाँ पर, क्योंकि आम जन और पैसे वाला वर्ग दोनों आ जा सके, इसलिए यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं थे, यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं था।
जैसे आपको पता है मेले में आप जाते, मेले में सब लोग जाते हैं, किसी के लिए कोई भी पाबंदी आपकी नहीं होती है। अब हम जो है समुद्र हो गया, अब हमारा जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है, लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, वो है लोथल। कौन सा आया आपका? तो आप बात करेंगे लोथल की, तो जल्दी से आप हेडिंग डाल लीजिए लोथल। तो देखिए लोथल आता है, तो लोथल जो है इसकी खोज कब हुई? तो पहले तो है कहाँ पर वो लिख दीजिए आप। लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। लोथल कहाँ पर है आपका? गुजरात, है ना। इसकी जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता जो थे उनका नाम था, आपको एक बार शायद पहले भी कहीं क्लास में नाम आया था लोथल का, तो हमने बात की थी किसके बारे में? श्री रंगनाथ राव, एस आर राव। कौन थे आपके? एस आर राव, या जिनका नाम क्या है आपका? श्री रंगनाथ राव। श्री रंगनाथ राव ने किसकी खोज की थी आपकी? लोथल, गुजरात की। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो लोथल जो है उस नदी का नाम है भोगवा नदी। कौन सी नदी है आपकी? याद रखना, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज है, खोज कब हुई थी? तो आप लिख लेना 1954। कब हुई थी आपकी खोज? तो खोज आपकी 1954 में हुई। अब बात इतनी सी आती, यहाँ से हमें क्या क्या मिला? देखो भैया, औद्योगिक केंद्र था उस समय, है ना। लोथल बहुत बड़ा भी नगर था, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, किस किस के साक्ष्य मिले हैं, तो उनके नाम हमें इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना है। लोथल, थल यानी थाली, थाली में क्या लेकर आते हो? थाली में लेकर आते हो आप चावल, यानी चावल के साथ मिले हैं यहीं से, है ना। माँ थाली ला, अब थाली में चावल आए हैं तो रोटी नहीं आएगी क्या आपकी? तो रोटी भी आई थी। जिन काय की रोटी थी? बाजरे की रोटी थी। किसकी रोटी थी आपकी? बाजरे की भी रोटी थी, यानी बाजरे के भी साक्ष्य मिलते हैं आपको यहाँ से। तो देखिए माँ थाली ला, है ना, माँ थाली ला, क्योंकि भोग लगाना है। भोग लगाना है तो भगवान को रंग भी लगाना है, रंग लगाएंगे, भोजन लाएंगे, चावल आएंगे, बाजरे की रोटी आएंगे आपके साथ में, ठीक है ना। तो आपके मन में तो देख बात आ ही रही होगी कि जब रोटी बनेगी बाजरे की तो कहीं ना कहीं से आटा भी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोले यस या नो। तो यहीं से आटा पिसेगा काय से? तो चक्की के पार्ट, क्या आपका? चक्की के दो पार्ट भी यहीं से मिले हैं। याद रखना, आपको चक्की भी यहीं थी आपकी। जब चक्की यहीं तो लोगों के पास पैसा हुआ तो भगवान को कैसे खिलाएंगे? अपन भोग लगा रहे हैं खाना का, यही हम बनाएंगे मन के। मन के बनाने के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, है ना, मन के बनाने के साक्ष्य। अब जो है और क्या मिला यहाँ से? तो देखो भगवान को भोग लगाया जा रहा है, मन से भोग लगाया जा रहा है, चक्की से आटा भी पीस लिया, खाना तैयार हो चुका है। और क्या होगा? तो और आप बताओ भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? तो गोद में बिठा के लगाते। कैसे बनाते हैं? भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो गोद में बिठा के लगाया जाता है, यानी गोदीवाड़ा के साक्ष्य। गोदीवाड़ा के साक्ष्य। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको? लोथल से मिले हैं। तो ये उस समय का क्या था आपका? बंदरगाह, है ना, बंदरगाह। और यहीं से आपको क्या मिला? देखो जब भगवान है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इंसानों का इलाज भी तो हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को बुलाया क्यों था? ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन क्या हुआ? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा हुई। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य याद रखना मेरे प्यारे साथियों। आप खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं?
तो आपको याद रखना है वो लोथल से ही मिले हैं, क्योंकि महानगर है ना, बंदरगाह भी यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर उस समय ऑपरेशन हो। शल्य चिकित्सा मतलब किसी के सिर में लग गई हो और उस पर टाके डल गए। अब इधर से ही आपको साक्ष्य मिले। और क्या हुआ, जब इतना हुआ तो अगला याद रखना, देखो सब काम हो रहा है, खाना पीने की व्यवस्था भी चल रही, तो रहेंगे भी तो सही। तो यहीं से मिले हैं आपके युगल समाधान। क्या मिले हैं आपको, यहीं से मिले हमें क्या, युगल समाधान, यानी पुरुष और महिला के साथ में रहने के साक्ष्य मिले हैं, यानी युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना आपको, युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हमें, तो वो भी कहां से मिले आपके, लोथल से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और क्या होगा, जब इंसान है तो इंसानों के साथ में और कौन रहता है, तो कौवे के साक्ष्य मिले। तो याद लिख लेना आप, कौवे के साक्ष्य। तो कौवे के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए, तो लोथल से ही प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य मिले हैं, कौवे के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला हमें यहाँ से, जब कौवे मिले हैं तो लोमड़ी के साक्ष्य भी लिखे। लिखो, वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य कहां से मिले, कहां की, तो आप बताएंगे पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य। पंचतंत्र की लोमड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हमें, लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो बताओ, एक ग्रंथ है जिसका नाम है, या किताब है या पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। तो बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो पंचतंत्र यही हम बात करते हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पंचतंत्र। तो हम लिखेंगे पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जिनका नाम क्या है आपका, तो आप बात करेंगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है आपके, विष्णु शर्मा। अब और क्या मिला आपको, देखो किताब भी मिल गई है, कौवे भी मिले हैं, युगल समाधान, खोपड़ी भी मिले हैं। जब सब कुछ मिला है तो खोपड़ी बलि दी गई है, कहाँ दी जाएगी, तो आप कहोगे हवन में दी जाती है। यानी लिख लीजिए आप, हवन कुंड के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। क्या मिले हैं आपको, हवन कुंड के साक्ष्य। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन कुंड में हवन करेंगे, हवन कुंड के साक्ष्य। या आपसे इंपोर्टेंट पूछा जाएगा वेदिकाओं के साक्ष्य। किसके साक्ष्य पूछे जाएंगे आपसे, वेदिकाओं के साक्ष्य। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो बताइए वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो आपको लोथल से ही प्राप्त होते हैं। इतना कंफर्म है या नहीं। और क्या मिला यहाँ से, तो और कुछ नहीं मिला, बस याद रखना है उस समय हमने पढ़ा था सार्वजनिक स्थल था आपका कौन सा, स्नानागार। अगर स्नानागार आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको लगाना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक स्थल है वो था लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह, जिसे डाक यार्ड के नाम से जानते थे। तो नोट करके लिख लीजिए, इंपोर्टेंट करके नोट लगा लीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल का था। तो आप बताएंगे, जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका लोथल, लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बंदरगाह। याद रखना है, लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह, जिसे डाक यार्ड भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता था, डाक यार्ड। डाक यार्ड कहा जाता था। ये जानकारी आपको लोथल के बारे में याद रखनी है। एक बार और इसके मेरे साथ आप रिवीजन करना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। लोथल, तो लोथल कहाँ से आया है, कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात में खोज करता कौन थे आपके, राव या श्री रंगनाथ राव, रंग लगाकर
कब रंग लगाया? 19 में। और रंग लगाकर नहाने चले गए कौन सी नदी में? भोगबन। भोगबन नदी में जब नहाकर आए तो मम्मी से बोला मम्मी खाना चाहिए। मम्मी ने कहा बिल्कुल बैठो आप, आपको खाना लाए। खाने में माँ जो है चावल लाए, बाजरे की रोटी लाई, है ना, और लेकर आए हैं। तो उस कहाँ से लेकर आए थी बाजरे की रोटी? किससे पीसी गई हैं, चक्की से पीसी गई। और मम्मी ने जो खाना बनाया था वो कैसे बनाया था? मन से खाना बनाया, और आपको जो खाना खिलाया गया वो गोद में बैठा के खिलाया गया, है ना, क्योंकि बच्चा रो रहा था, बच्चा गिर गया था। जब गिर गया था तो खोपड़ी की क्या हुई? उसकी सर्जरी हुई। जब सर्जरी हुई, बेचारे की शादी हो गई। शादी हो गई तो एक दिन मर गए, मर गए तो बन गए सवाधान। समाधान कौन से? युगल समाधान। पति पत्नी जब मरे तो कौओं को भोग दिलाया गया, कौए भी आ गए आपके। कौए आ गए तो वही बताया गया कि बेटा लोगों को चालाक होना चाहिए, इसलिए किताब कौन सी लोमड़ी है? पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी। लोमड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। और वो जो पंचतंत्र है वो पुस्तक किसकी? आपकी विष्णु शर्मा की। और यही हम बात करते हैं किसकी? हवन कुंड के साक्ष्य, या आपको वेदिकाओं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? आपको लोथल से ही प्राप्त होते हैं। और वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा था? लोथल का गोदीवाड़ा बंदरगाह, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? डाकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे साहब, इधर तक क्लियर है या नहीं? दो क्षेत्र पढ़े, दो नगर पढ़ लिए हमने, चहुंतड़ो और कौन सा हो गया आपका? तो अगला जो है आपका लोथल हो चुका है। अब जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए आप, हम पढ़ने वाले हैं बनावली के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बनावली। लिख लीजिए आप जल्दी से, हेडिंग डालिए, कौन सा क्षेत्र आ रहा है अपना? बनावली। बनावली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बनावली की जो है कहाँ पर, पहले इसकी बात करते हैं। तो बनावली जो है ये हरियाणा में। कहाँ पर है आपका? तो यह जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है आपका? हरियाणा में स्थित है। और हरियाणा में भी कहाँ? तो आप बताएं, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर, घग्गर नदी के किनारे ना। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और इसका जो घग्गर नदी है, इसका अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप बता देना, प्राचीन नाम जो है घग्गर नदी का वो है कौन सा? सरस्वती नदी। कौन सी नदी है आपकी? सरस्वती की नदी के नाम से भी जानते हैं किसको? घग्गर नदी को। अब आपके मन में आ रहा होगा खोजकर्ता कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसकी जो खोजकर्ता थे उनका नाम था आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट, जिनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या नाम है? रविंद्र सिंह बिष्ट इनका नाम था, ठीक है ना। और खोज कब हुई तो वो भी लिख लीजिए। जो इन्होंने खोज की थी वो खोज कब की थी इन्होंने, तो वो लिख लेना आप डेट 1973। कब की बात है आपकी? 1973। आर.एस. बिष्ट ने, है ना, घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में बनावली शहर की खोज की थी। ऐसे आपको साक्ष्य आता। अब आपके मन में आ रहा होगा विचार कि सर यहाँ से मिला क्या? और बताओ हमें, शहर तो खोज लिया, कुछ तो मिले होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बनावली है, बनावली है, बनावली से हमें मिले हैं किसके साक्ष्य? तो आपको मिले हैं सरसों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले थे आपको? सरसों के ढेर के साक्ष्य। बताओ मेरे प्यारे साथी, इतना क्लियर है कि नहीं? आपको क्या मिला? वन में गए, वन से लेकर आए क्या? सरसों। सरसों है, तेल बना, तो और तेल किसका बनेगा? तो यहीं से मिले हैं आपको तिल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले हैं? तिल के मिले हैं। सरसों के साक्ष्य हो गए आपके, तिल के साक्ष्य हो गए। तो जल्दी से लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, सरसों तिल हो गया। तो साथ में यहीं से आपको मिला है जौ के साक्ष्य भी। जौ के साक्ष्य याद रखना है। और जौ कैसी है आपकी? उत्तम किस्म की है। जौ कैसी है आपकी? उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य भी मिले हैं मेरे प्यारे साथियों। और क्या है? और जो है देखो, लोग पैसे वाले हो गए हैं, है ना। आपको तिल मिला, सरसों मिला, जौ मिला, इसके साथ आपको मिला है तांबे के बाणाग्र के साथ, यानी धनुष बाण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आप लिख लीजिए तांबे के बाणाग्र, या ब्रैकेट में लिख लेना धनुष
बाण के साक्ष्य। इंपोर्टेंट तरीके से पूछा जाएगा कि तांबे के धनुष बाण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आपको वनावली, वन मतलब भगवान राम गए थे वन में और क्या लेकर गए थे, धनुष बाण लेकर गए थे, है ना। इधर तक क्लियर है या नहीं। अब बताओ, जब धनुष बाण मिले हैं, सरसों है, तेल बन रहा है, तो तेल रखा काय में जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे सर जो तेल रखा जाएगा बर्तन में रखा जाएगा, और बर्तन किसके मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना आपको, किसके साक्ष्य मिले हैं आपको, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए यहीं से हमें। फिर बात आती और क्या मिला, जब मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो मिट्टी के हल के साक्ष्य भी मिले हैं हमें, मिट्टी के हल के साक्ष्य भी यहीं से मिले, मिट्टी के हल के साक्ष्य। इतना क्लियर है कि नहीं? एक बार और हम रिकॉल करते हैं। ये है हमारी बनावली, बनावली पड़ती है हरियाणा, हरियाणा में कहां पर है, तो आप बताओगे घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, है ना, जिसके खोजकर्ता थे आर.एस. बिष्ट। कौन थे, आर.एस. बिष्ट ने सर 1973 में खोज कर दी। जब खोज करके आए तो सबसे पहले सरसों का तेल पीकर आए। किसका तेल पीकर आए, सरसों। सरसों से भी मन नहीं भरा तो वो तिल का तेल पिया है, तिल ले आए तो तेल के साथ वो जौ भी ले आए। जौ की खोज करने के बाद और क्या हुआ, फिर मैंने मिट्टी के बर्तन में पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब व्यक्ति तंदुरुस्त हो गया। अब कहीं हम खेत पर जाएंगे मेहनत डाइटिंग के लिए, तो वे मिट्टी के हल चलाने लगे। हल चलाने के बाद और अच्छा है, और क्या करेंगे, तो तांबे के धनुष बाण बना लिए। इतना क्लियर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आता है उसका नाम हेडिंग डाल लेते, कालीबंगा। किसकी बात आ रही है अब आपकी, कालीबंगा की बात आती है। कालीबंगा, तो कालीबंगा आता है, इसकी खोज के जो साक्ष्य हैं, यानी इसकी खोज कब हुई, खोज की दो डेट मिलती हैं, 1951 और 1953। 1951 और कौन सी मिलती है, 1953। लेकिन आप कौन है जो घोष हैं, काले व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अमलानंद घोष। तो खोजकर्ता लिख लीजिए आप, खोजकर्ता कौन थे आपके, तो आप बताओगे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। याद रखना, कालीबंगा यानी काले लोग कौन क्या करते हैं और कैसे करते हैं, होश में आके करते हैं, इसलिए नाम बताओगे अमलानंद घोष। कैसे थे, काले थे, यानी कालीबंगा। तो कालीबंगा स्थान कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कालीबंगा जो स्थान है वो स्थान पड़ता है हनुमानगढ़। कहाँ पर पड़ता है आपका, हनुमानगढ़। अब आप बताएंगे सर हनुमानगढ़ कहाँ पर पड़ता है, मेरे प्यारे साथ में लिख लीजिए, हनुमानगढ़ पड़ता है आपका कहाँ पर, तो आप बताएंगे राजस्थान में पड़ता है। हनुमानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। हनुमानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हनुमानगढ़ जो है, कालीबंगा जो है, किस नदी के किनारे है, तो नदी लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, काले हैं इसलिए घर में रहते हैं, इसलिए आप बताओगे कालीबंगा हरियाणा आपका पड़ चुका है, राजस्थान में है। ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी है ना। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम आपको पता है, क्या बताया था आपसे, सरस्वती नदी। याद रखना, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कौन सा, कालीबंगा। अब बात आती है कि जब खोज करता है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो उत्खनन करने गया होगा कि नहीं गया होगा, तो आप लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, उत्खनन करता कौन थे आपके, किसकी बात आ रही है आपकी, उत्खनन करता, तो उनका नाम है बीबी लाल और बीके थापर। 1961 में जिनका नाम था बीबी लाल, क्या नाम था, बीबी लाल एक व्यक्ति हैं, और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपके, बीके थापर। मेरे लाल में दे दिया थापर, कब दे दिया, 1961 में। बहुत ज्यादा उत्खनन कर रहा था, उत्पात मचा रहा था बेचारा, तो आपने क्या दे दिया, लाल में थापड़ दे दिया। हाँ, अब बात आती है, खनन भी हो गया।
तो जो एक शब्द है कालीबंगा, कालीबंगा का अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? तो आप बताएंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? काले रंग की चूड़ियां। अब जब आपको यहाँ मिला तो आपके मन में विचार आ रहा है सर और भी तो कुछ मिला होगा यहाँ से। तो देखो भैया काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, इसीलिए कालीबंगा से जो आपको मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, क्या मिले हैं आपको? जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्या मिले हमें? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप बताएं कालीबंगा से। जब खेत को जोता जाएगा तो बताओ कहाँ से जोता जाएगा? उस समय ट्रैक्टर चलता था आपका? अरे बोलो यस या नो, क्या ट्रैक्टर चलते थे? नहीं चलते थे सर। खेत जोते हुए तो हल के साक्ष्य भी मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? हल के साक्ष्य भी मिले हैं। अब बताओ हल मिला है तो हल को लेकर कौन जाएगा? बैल, यानी बैल के साक्ष्य भी मिले हैं, बैल के साक्ष्य। और यहीं से हमें ऊंट के साक्ष्य भी मिलते हैं भैया। काय के साक्ष्य मिले हैं? ऊंट। क्योंकि आपको याद रखना है रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। और ऊंट आपको रेगिस्तान कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में। इतना क्लियर है कि नहीं? और यहीं से मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, जब आपको ऊंट के साक्ष्य मिले हैं तो ऊंटों को पानी पिलाने के लिए बनाए गए थे क्या? कुएं, यानी कुएं के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कुएं के साक्ष्य मिलते हैं भैया। यानी प्रत्येक तीसरे घर के बाद आपको कुएं देखने को मिलते थे। और अब देखो लोग रहेंगे, है ना, रेगिस्तान में रहेंगे, तो रेगिस्तान में रहेंगे कि मकान भी तो बनाने पड़ेंगे। यहीं से आपको मिलते हैं कच्ची ईंटों के साक्ष्य। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कच्ची ईंटों के साक्ष्य। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? कालीबंगा। कहां से कालीबंगा? कहां से? कच्ची। कच्चे हैं, गरीब हैं बेचारे, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। जब दिलवाले हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं लेकिन फिर भी मस्त रह रहे हैं, इसलिए इसको कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा गया है। तो लिख लेना, इसीलिए कालीबंगा को, किसको? कालीबंगा को दीनहीन, क्या नाम दिया गया है? दीनहीन की बस्ती, या इसी को हमने कहा है क्या? गरीबों की बस्ती कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? गरीबों की बस्ती भी कहा गया है। गरीबों की बस्ती किसको कहा गया है? तो आप बताएंगे कालीबंगा को कहा गया है। गरीबों की बस्ती किसको कहा गया है? कालीबंगा को ही क्या कहा गया है आपका? गरीबों की बस्ती कहा गया है। और कहां कहां से किस क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं आपको? तो भैया मेरे प्यारे साथियों, आपको कालीबंगा हम पढ़ रहे हैं, कालीबंगा से ही और क्या मिलता है? तो आप जल्दी से लिखिए, है ना। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कालीबंगा की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से और क्या मिला आपको? तो और यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं अलंकृत ईंटों के साथ। देखो गरीब आदमी है लेकिन डिजाइन करना नहीं भूलेंगे, यानी यहीं से मिले हैं अलंकृत ईंटों के साथ। अलंकृत ईंटों के साथ। तो आप लोग जैसे गांव में जाते हैं, कच्चे घर जरूर हैं लेकिन उन पर डिजाइन जरूर आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने क्या की थी? ईंटों को अलंकृत किया हुआ था, कलर कर दिया उन्होंने, है ना, अच्छी डिजाइने बना दी। जब अलंकृत हैं तो भैया आपको पता है यहीं से हमें अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? फर्श के साक्ष्य। हाँ भैया इतने पैसे वाले नहीं थे आपके जैसे टाइल्स लगवा लेंगे, है ना। तो कच्चे फर्श हुआ करते थे घरों में, तो उसी पर अलंकृत यानी उन्होंने डिजाइन बना देते थे। जब डिजाइन बना दिए है, अलंकृत फर्श मिले, अलंकृत ईंटें मिली हैं, तो और क्या मिले हैं आपको? खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, है ना। यहीं से हमें क्या मिले हैं? खोपड़ी के शल्य, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं?
तो वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहाँ की जो खोपड़ी है उसमें छिद्र पाए गए, क्या पाए गए थे, छिद्र हमें देखने को मिलते हैं। और क्या मिला, यहीं से हमें 3 प्रकार के समाधान मिले। तो लिख लीजिए, इंपोर्टेंट करके लिखना आप, यहीं से जो है हमें 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले। अब 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य कैसे हैं, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, 3 प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हमें कैसे मिले हैं, तो वो मिले हैं, तब नंबर फर्स्ट लिख लेना आप। सबसे पहला मिला था आंशिक रूप से, पहला कैसा मिला आपको, आंशिक समाधान, याद रखना आप। पहला कौन सा मिला हमें, आंशिक समाधान। कौन सा मिला है, आंशिक समाधान, जिसमें मृत व्यक्ति की जो लाश को खुला छोड़ दिया जाता था जानवरों को खाने के लिए, यानी लाश को खुला छोड़ देना, क्यों, जानवरों के खाने के लिए। एक हो गया जी कौन सा समाधान, तो आप बताएंगे आंशिक समाधान हो गया। दूसरा कैसा समाधान था, तो दूसरा जो है वो है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान के साक्ष्य भी मिले। तीसरा, एक आधे गड़े हुए जो पूरे गड़े हुए जो मिलेंगे वो मिला है आपको क्या, दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी याद रखना है, जो वर्तमान में होता है दाह संस्कार, यानी जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको जला देते थे, यानी कि क्या कहलाया आपका, दाह संस्कार कहलाया। 3 प्रकार के संस्कार के हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और क्या मिले आपको, यहीं से हमें हवन कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो याद रखना है क्या मिले हैं हमें, यहीं से हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं हमें, तो ये भी मिलते हैं कालीबंगा से ही मिलते हैं। और क्या है, तो याद रखना एक विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिले। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप, विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं हमें, तो वो भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। और याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, तो वो कालीबंगा को ही कहा गया है। इंपोर्टेंट करके लिख लेना, नोट लगा के लिख लीजिए आप। तो उनका नाम क्या है महापुरुष का, तो लिख लीजिए आप, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, कौन सी, तीसरी राजधानी किसे कहा है, किसे कहा है, तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या, तो आप बताएंगे कालीबंगा को कहा है। किसको कहा है, कालीबंगा को कहा है जी। आपको इंपोर्टेंट तरीके से नाम याद रखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर जी तीसरी राजधानी तो होगी, तो पहली दूसरी कौन सी? अरे बोलिए यस सर, तीसरी राजधानी की बात कर रहे हैं। तो अब आपको याद रखना पहली राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी किसे कहा गया है, और यही हम बात करेंगे कौन सी, दूसरी राजधानी किसे कहा गया है। तो जो पहली राजधानी है और दूसरी राजधानी, उनके नाम लिख लीजिए आप। कि पहली राजधानी जिसको कहा गया था वो था आपका धौलावीरा। धौलावीरा को पहली राजधानी कहा जाता है। दूसरा है वो है राखीगढ़ी। कौन सा है आपका, राखीगढ़ी को दूसरी राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना। और याद रखना आपको जो कालीबंगा है, क्या है आपका, कालीबंगा से हमें किस प्रकार की मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो याद रखना आप यहीं लिख लीजिए आप कालीबंगा, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार कैसी मोहरें? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। कैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। लिख लीजिए आप, जो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। कहां पर प्रचलित थी आपकी? जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। और क्या है? कालीबंगा में काष्ठ लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया मेरे प्यारे साथियों, आप लिखते ही चलना है इनको, एक बार बस पढ़ना है आपको। तो याद रखना है कालीबंगा से, कहां से? कालीबंगा, कालीबंगा से काष्ठ, यानी काष्ठ बोले तो यानी लकड़ी, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से क्या मिला हमें? तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? कालीबंगा यानी काष्ठ की लकड़ियां से बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं हमें। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो भी कालीबंगा से ही हमें प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं जो कहाँ पर प्रचलित थी? आपकी मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। यही हम बात करते हैं। पहली राजधानी धौलावीरा, दूसरी राजधानी राखीगढ़ी थी आपकी, और तीसरी राजधानी कहा गया आपका डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने, वो कहा गया किसको? कालीबंगा को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम एक और नगर की बात करते हैं जिसका नाम था आपका सुरपोदता। तो लिख लीजिए आप, उसका नाम क्या है आपका? सुर, नाम लिखिए सुर, सुरकोटता। तो ये सुरकोटता क्या है? कहां पर पड़ता है? तो ये सुरकोटता जो है यह गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपका? गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। इसकी जो खोज की थी, इसकी जो खोज की थी, खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए आप। इसके जो खोजकर्ता थे, किसके खोजकर्ता? सुरकोटता के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था आपका जगपति जोशी। क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों? जगपति जोशी। अब खोज की है तो खोज कब की थी वो भी डेट लिख लेना। तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 1964 में। खोज कब की थी आपकी? 1964 में जगपति जोशी ने सुरकोटता की खोज की। अब आप कहोगे खोज तो कर दी, यहाँ से हमें साक्ष्य किसके मिले हैं? तो जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो भैया मेरे प्यारे लाल, आपको यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वो मिले आपको घोड़े के अस्थि अवशेष, यानी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की अस्थि अवशेष मिले हुए, घोड़े के साक्ष्य मिले। हाँ यार, और यहां से क्या मिला है? तो याद रखना आप, यहीं से हमें मिलते हैं कि सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। लिख लीजिए आप, यहीं से हमें क्या मिलते हैं? आपकी सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप कि सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आप बताएंगे सुरकोटता से मिलते हैं। घोड़े की अस्थि साक्ष्य कहां से मिलते हैं? सुरकोटता से मिलते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा यहाँ से विनाश के साक्ष्य मिले हैं तो क्या रीजन बताया गया है? रीजन बताएगा जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य, यानी जो विनाश हुआ था वो किसके कारण हुआ? जलवायु
परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से हम क्या मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों? जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? सुरकोटता से हमें मिलते हैं। अब यहीं पर हम एक छोटा सा क्षेत्र और लेते हैं जिसका नाम है रोपड़। कौन सा है? जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप। क्या नाम है आपका? तो आप बताओगे रोपड़। अब हम रोपड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। रोपड़ यानी रोकर पढ़ने का नहीं है, जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों रोपड़। रोपड़ पड़ता है कहां पर? आपको पंजाब में। रोपड़ कहां पर है आपका? पंजाब। पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। पंजाब में है, कहां पर है आपका जी? तो याद रखना रोपड़ कहां पर है? पंजाब। पंजाब में भी कहां पर है? तो सतलज। कहां पर है? सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज हुई, तो इसकी खोज लिख लीजिए कब हुई थी। तो इसकी जो खोज हुई थी आपकी, तो खोज का जो समय है वो है 1950 में इसकी खोज हुई। कब हुई खोज? 1950 में खोज हुई। और इसके जो खोज करता थे उनका नाम था बीबी लाल। देखो बीबी लाल ने क्या कर दिया, जहां जाके खोज कर दी, बेचारे थापड़ पड़ा था ना। अब जब खोज इन्होंने की तो इसके उत्खनन करता कौन थे? उत्खनन करता, तो इनके उत्खनन करता थे, उनका नाम लिख लीजिए आप, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन किया, खोज कर दी मेरे लाल ने। लाल वो थे बीबी लाल ने, है ना। और इन्होंने जो उत्खनन किया था वो किया था 1956 में। कब उत्खनन किया? 1956 में। यहीं से याद रखना, यहीं से याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि स्वतंत्र भारत यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रथम उत्खनन क्षेत्र रोपड़ ही था। यानी इंपोर्टेंट करके लिखना, स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा था आपका? रोपड़ था। यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले जो क्षेत्र खोजा गया था उसका नाम क्या था आपका? रोपड़ था। यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य मिलते हैं। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? रोपड़ के बारे में पढ़ लिया है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं आपके। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था उसका नाम है आपका क्या? सबसे पहले पढ़ के आए थे हम क्या? चहुंदड़ो। किसके बारे में पढ़ा हमने? चहुंदड़ो के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो लोथल के बारे में पढ़ा। दूसरा किसके बारे में पढ़ा अपन ने? दूसरा जो पढ़ा है मेरे साथियों को किसके बारे में पढ़ा अपन ने? लोथल के बारे में पढ़ा। तीसरा बनावली के बारे में पढ़ा। चौथा हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा। पांचवा जो है कौन सा? पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा सुरकोटता के बारे में पढ़ा। और छठवा जो है वो हमने रोपड़ के बारे में पढ़ा है। इधर तक क्लियर है या नहीं? इधर तक क्लास समझ में आई या नहीं आई आप? अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। और इसी में हम आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पेपर में जो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से अभी तक क्वेश्चन आपके बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को या इस क्लास की लिंक को सब लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को जो है इतिहास समझ में आए, वो इतिहास को अभी से समझें। जो चाहे भाई बहन आपके 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, सबको इतिहास जरूर बताएं, क्योंकि ये इतिहास कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान करता है। ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।